क्वेश्चन नंबर 9 हमने किया था, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए हैं, ए और बी डी, ये तो हमने कर लिया था, आई रिमेम्बर, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 करना है हमें एग्जाम्पलर का। मैं यहाँ पे ओपन भी कर देती हूँ, ठीक है ना। इन ट्रायंगल ABCD, D is the midpoint of side AC such that BD is equal to half of AC। बेटा मैंने कहा था ना, वही सेम क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्मेट में प्रेजेंट करके दिया जाता है आपको। तो इसीलिए मैं साथ में एग्जाम्पल करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि क्वेश्चन करवाया हुआ है, पर आपको पेपर में वो वाला आ गया तो आप कहोगे मैम ये क्या आ गया। दिस इज द ओनली रीजन व्हाई आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन। मैं एग्जाम्पल कभी इतने तरीके से मैंने सच में नहीं करवाई, बट दिस ईयर एंड लास्ट ईयर ऑल्सो। लास्ट ईयर भी पूरी अच्छे से करवाई थी एग्जाम्पलर। इसका बेनिफिट सिर्फ इतना होता है कि आपको क्वेश्चन वहां पेपर में, मैं ये नहीं कहती, पर आपको कुछ अजीब नहीं लगेगा वहां पर एकदम से। वो जो सरप्राइज फैक्टर है वो इतना नहीं आएगा। तो इसमें लिखा हुआ है ये वाला क्वेश्चन नंबर 13। इन ट्राइंगल एबीसी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC सच दैट BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो जब मुझे शो करने को कहा हुआ है तो मैं राइट एंगल की तरह ही ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दिस इज A, B पर राइट एंगल ड्रॉ करेंगे, AC पर हमने D मिड पॉइंट ड्रॉ किया सच दैट BD इज हाफ ऑफ AC। D मिड पॉइंट है, BD इज हाफ ऑफ AC। राइट ट्राइंगल दिया नहीं हुआ है, हमने फिगर में वैसे लिया है टू शो दैट एंगल ABC इज 90 डिग्री। हसरत, आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम करवाया है, तुम्हारा और पावनी का सेम ही होगा ना। यस मैम। हाँ, तो आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम करवाया जा रहा है। मैम करवा भी दिया हमें। पूरा करवा दिया है, और कितना हाँ आता है जी। कितना नहीं समझ में आ रहा। मैम वैसे तो मतलब उसमें फॉर्मूलाज ही रट्टा मारने होते हैं मोस्टली, हाँ, तो वो और मैं एक्स्ट्रा वाली वर्कशीट शेयर कर दूंगी, वो सारे फिर मैं आपको किसी दिन, जैसे एक हफ्ता लगाऊंगी इन बिटवीन, आपका भी वो काम करवा दूंगी। उसके अलावा क्वाड्रिलेटरल्स आपको नहीं है, यस मैम। ठीक है। और फर्स्ट 7 चैप्टर्स तो सबको है ना। यस। ट्रायंगल्स तक तो सबको है चैप्टर्स, फर्स्ट 7 तो वही हुए ना। यूक्लिड्स को छोड़ सकते हैं, यूक्लिड इज अ 2 डे वर्क, वो तो वैसे भी बात करते करते से हो जाता है कि जस्ट एक फॉर्मेट बताना होगा और समझ में आ जाएगा। देन योर हिरॉन्स फॉर्मूला, वो सबको होगा, और एक स्टैट्स, सितंबर में स्टैट्स सबको होगा। क्या हीरोन दोनों नहीं है, तो स्टार्ट कर ले। थोड़ा सा तुम्हें वैसे टाइम मिल जाएगा, ठीक है। स्टार्ट्स मतलब तुम सिर्फ क्लास में रिवाइज करोगे, घर जाके मत करना, ठीक है। उसमें घर जाकर तुम अपने सारी वो कर लेना रिविजन, ठीक है ना। सो हमें शो करना है, अब BD इक्वल टू हाफ AC दिया हुआ है, और हमें दिया हुआ है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो हाउ विल वी शो दिस। पूरा लिख लिया हमने, है ना। BD इज हाफ ऑफ AC, और व्हाट अबाउट AD और CD। एक इक्वल है, AD इज इक्वल टू CD, है ना। तो AD जो है वो भी हाफ ऑफ AC है, और CD भी हाफ ऑफ AC है। तो अगर BD भी हाफ ऑफ AC कहा है, सो कैन आई से AD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू BD। सारी हाफ ऑफ AC है ना, तो सारे आपस में इक्वल हो गए। अब मैंने इस एंगल को नेम दिया 1, यहाँ 2, इसको 3 और इसको 4। तो बताओ कैसे होगा। अब देखो, जब हमने NCERT सॉल्व की थी तब आप बता सके कि मैम ये तो बुक का क्वेश्चन लग रहा है ना, यही चीज चाहिए। अब यहाँ पर आपको जब भी दो साइड्स इक्वल दिखे और हमें बुक के क्वेश्चन से मैचिंग दिखे, आइसोसेलेस ट्रायंगल लगाएंगे ना, टू साइड्स फॉर ट्रायंगल आर इक्वल, सो आई कैन इजीली सी टू साइड्स इक्वल, सो आई विल यूज दैट प्रॉपर्टी। कौन सा वाला ट्रायंगल ले, इन ट्रायंगल ABD, AD is equal to BD, therefore angle 1 equal to angle 2, आइसोसलस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। और फिर दूसरा ट्रायंगल कौन सा लिखेंगे, BCD, BD इज इक्वल टू CD, देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। लिखो इतना, और फिर उसके बाद पूरा ट्रायंगल ABC लेकर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो।
इतना लिख लिया हमने। आपने प्रूव कर दिया एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। अब हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि हमने लगाई इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल 1 को 2 के साथ इक्वल किया हुआ है हमने। देखो हमें प्रूव करना है कि एंगल एबीसी 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 डिग्री है, ये प्रूव करना है हमें। ठीक हो गया। तो मैं एंगल 1 की जगह क्या लिख दूंगी, एंगल 2। एंगल 3 हमें चाहिए, एंगल 4 की जगह क्या लिख दूंगी, एंगल 3। तो 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। therefore एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल ABC इज 90 डिग्री, या फिर ट्रायंगल ABC इज अ राइट ट्रायंगल। हाँ भी वो वाला क्वेश्चन के बाद जैसे यहाँ पे दिया हुआ था कि जो BD है वो हाफ AC का, अगर इसी को हमने प्रूव करना है तो बुक का अगर जो था, बुक वाला क्वेश्चन है जो। अब इसी के साथ जो हमें बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों में फर्क क्या है। ठीक है, तो बुक में जो क्वेश्चन दिया है, ये बुक में भी वही दिया है बेटा। नहीं, इसका अलग से था, वो आपका एग्जाम्पल था I think, है ना। AC इज इक्वल टू 2BC, वो एग्जाम्पल था। ठीक है, इसी का एग्जाम्पल है, सैंपल क्वेश्चन 1 दिया हुआ है इसमें, तो उसमें ये लिख लिया सबने। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में क्या था, आपको दिया हुआ है ABC इज अ राइट ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी। राइट ट्रायंगल ड्रॉ किया, तो कहते हैं राइट एंगल बी पर है, और आपने फिर ड्रॉ किया है एंगल BCA। BCA ये वाला एंगल इज डबल ऑफ एंगल BAC। तो अगर ये x है तो ये 2x है। ठीक है, शो दैट हाइपोटेन्यूज AC इज 2 टाइम्स BC, ये था। वरना मुझे बताओ, तो इसमें हम कंस्ट्रक्शन करते हैं कि BC को एक्सटेंड किया टू सम पॉइंट D, और इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया कि सच दैट BC इज इक्वल टू BD। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। 625 डिग्री पॉइंट। अच्छा, ये तो अलग क्वेश्चन है बेटा, ये तो बुक का है। पर वो भी नहीं आता कि जैसे हमने प्रूव करना है कि PQ मान लो कोई भी फिगर में से परपेंडिकुलर का ऐसे। ये करवाती हूँ, वो आगे भी क्वेश्चन आ गया। ये वाला तो समझ में आ गया ना, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते थे इसको। ठीक है, तो अब हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते थे। ये वाली साइड इसके इक्वल है, 90 डिग्री एंगल लिया, और ये कॉमन हो गई, ऐसे ऐसे हो गया। राइट, तो इसका मतलब हमारे पास आ गया कि ये साइड इसके इक्वल है। सो दिस एंगल इज ऑल्सो 2x एंड दिस एंगल इज x। तो ये ट्रायंगल DAC क्या हो गया, इक्विलेटरल। ठीक है ना। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मुझे पता है AC किसके इक्वल हो गई, DC, और AC किसके इक्वल हो गई, DB प्लस BC। तो यहां से आ जाएगा AC इज इक्वल टू 2 टाइम्स BC। क्लियर हो गया। ये अलग क्वेश्चन था, अभी आएगा आगे। ये सेम क्वेश्चन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाओ आप, which says in a right triangle prove that the line segment joining the midpoint of hypotenuse to the opposite vertex is half the hypotenuse. In a right triangle, prove that midpoint of hypotenuse, which is, let me say, point D,
टू द ऑपोजिट वर्टेक्स इज हाफ द हाइपोटेन्यूज। तो हमें प्रूव करना है बी डी इज हाफ ऑफ ए सी। ये मिड पॉइंट थ्योरम से तो बड़े आराम से हो जाएगा, ट्रायंगल से कैसे करोगे? मिड पॉइंट जब हमने क्वाड्रिलेटरल्स में किया हुआ है उससे तो प्रूव हो जाता है दिस इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, और एक बुक का क्वेश्चन भी है। अगर मैं ट्रायंगल्स में समझाना चाहती हूँ तो कैसे करेंगे फिर इसको? मतलब बेसिकली यू नीड टू प्रूव बी डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू सी डी। कंस्ट्रक्शन तो होगी ही। वो तो बेटा उससे ही करने होते हैं, देखो। तो उससे देखकर बोल रहा हूँ, मुझे पता है ना। नहीं, समझ तो मुझे पता नहीं आने वाला। ये वाला है ना, ये जो आपकी बुक का क्वेश्चन है, चल तेरा वही हो जाएगा जो भी हमने किया है। ये है आपकी बुक का, हाँ ये बता रही हूँ वही क्वेश्चन है। ये बुक का क्वेश्चन नंबर हो गया एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो दिस इज अनदर वे ऑफ एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 8। यही क्वेश्चन ना आपको चैप्टर कोऑर्डिनेटर्स में आएगा, सेकंड एक्सरसाइज में बहुत इजी हो जाता है प्रूव करना इसको। एंड दिस इज अ रूल एक्चुअली। ये चीज याद रखना कि जब आपने मिड पॉइंट, मतलब आपने एक राइट ट्राइंगल में मीडियन ड्रॉ किया है, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट लिया है, तो जो ये मीडियन होता है ना, ये और ये वाली दो साइड्स आपस में हमेशा इक्वल होगी। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ राइट ट्रायंगल। ठीक है, आगे जाके सर्कल्स में इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे भी क्यों होता है ये, तब भी और क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए हमें क्या करना है, इसमें करनी है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या करना है कि एक्सटेंड बी डी टू अ पॉइंट ई ले लो। बीडी को एक्सटेंड किया टू पॉइंट ई सच दैट बीडी इज इक्वल टू डीई। बीडी और डीई इक्वल है, तो ये दो इक्वल है, ये आपको दिया हुआ है डी मिड पॉइंट है, और ज्वाइन कर दोगे सीई। अगर वो मिड पॉइंट है तो वो तो डी मिड पॉइंट नहीं गिवन ना, डी मिड पॉइंट गिवन है एसी का। आपको प्रूव करना है बीडी एडी के इक्वल है और सीडी के इक्वल है। ठीक है, बीडी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी। तुम्हारा ये बुक वाला क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल वैसा ही है, इसका बस एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, मैंने कहा है प्रोड्यूस बीडी टू पॉइंट ई सच दैट बीडी इज इक्वल टू डीई जॉइन सी। ठीक हो गया, सीई को हमने ज्वाइन भी कर दिया साथ में। अब आपका ये एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 8 जो था ना, बिल्कुल वैसा ही बन गया, बस यहाँ पे राइट ट्रायंगल दिया है। ठीक है, पहले आप क्या करोगे, इन ट्रायंगल बी डी ए एंड ट्रायंगल सी डी ई, बी डी इज इक्वल टू डीई, या मैंने ठीक से नहीं लिखा इसको, बी डी ए नहीं होगा, ए डी बी होगा। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस में ना इट विल बी ए डी बी। ठीक है, क्या बता, सी डी ई, हाँ ए डी बी। ठीक है, तो मेरे पास पहले आ गया ए डी इज इक्वल टू सी डी, ये तो गिवन है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। फिर मैंने लिया बी डी इज इक्वल टू डीई, ये क्या हो गया बाय कंस्ट्रक्शन। और तीसरी चीज क्या होगी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी डी ई। दिस इज, ये दो एंगल्स क्यों इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये पूरा क्वेश्चन नंबर 8 प्रूव हो जाएगा आपका इस चीज में।
ठीक है, विदाउट एनी कंस्ट्रक्शन। उसने 4 पार्ट्स करके प्रूफ किया था, अब विदाउट एनी कंस्ट्रक्शन, विदाउट एनीथिंग आप पूरा ये क्वेश्चन प्रूफ करोगे। तो एंगल एडीबी और सीडीबी इक्वल आ गए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ट्राइंगल एडीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीडीई। ये क्वेश्चन नंबर 8 ही रिपीट हो रहा है। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 8 रिपीट होगा। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ किया एस से। अब मैं क्या करूंगी, एक तो मैं लिख दूंगी ए बी इज इक्वल टू सीई सीपीसीटी, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये भी सीपीसीटी का होगा। यहां से एंगल ए और यहां से एंगल सी, ये आपस में इक्वल है। क्लियर हो गया इतना? अब जो ये एंगल 1 और एंगल 2 है, इनको ध्यान से देखो, ये क्या फॉर्म करते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो यहां पे लिखेंगे एज दे फॉर्म अ पेयर ऑफ alternate interior angles, therefore AB is parallel to EC। ठीक हो गया? AB is parallel to EC। तो अगर एंगल ABC 90 डिग्री है, कैन आई से एंगल ECB इज ऑल्सो 90 डिग्री? को इंटीरियर एंगल्स होंगे ये। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। को इंटीरियर एंगल से सप्लीमेंट्री। याद है ना, आपका सेकंड स्टेप यही था कि प्रूव दैट दिस इज अ राइट एंगल। क्लियर हो गया? ठीक है, अब तीसरी चीज हमें प्रूव करनी है। इसके बाद हम क्या लेंगे? ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई सी बी। ए बी सी और ई सी बी लेंगे। तो ए बी इज इक्वल टू ई सी प्रूव्ड अबव। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ई सी बी, ये 90 ईच प्रूव्ड अबव। और बी सी इक्वल टू बी सी कॉमन। समझ में आ गया बच्चे सबको ये? ठीक है ना? तो हमारा ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ईसीबी से। कौन से रूल के साथ? कौन सा रूल हो गया? एस। क्लियर हो गया? एस रूल के साथ दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। राइट, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? therefore AC is equal to BE। AC is equal to BE। AC को तो हमने एज इट इज रखना है, BE को रख दोगे BD प्लस DE। ठीक है, और फिर AC एज इट इज BD प्लस BD। AC एज इट इज टू BD, और हेंस हमारे पास आ जाएगा BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। DE BE के इक्वल है बेटा बाय कंस्ट्रक्शन। क्लियर हो गया बच्चे सबको ये? क्लियर है ना सबको ये? यहाँ तक तो कोई अब नहीं है कुछ और गड़बड़ या कुछ लगता हो कि नहीं आता? क्लियर हो गया बच्चे सबका? ठीक है ना? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर, तभी मैंने कहा एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस आपका रिपीट ही है। क्वेश्चन नंबर 15 नाउ। और देखो बात वही सारी रिपीटिंग हो रही है बात में, और ये वाला हमने है, ये वाला भी आपको आ जाएगा। ABCD इज क्वाड्रिलेटरल, ये भी हो जाएगा। और ये वाला भी होगा, ये वाला 19th और 20th आपको नहीं करना। ठीक है, बिकॉज ये आपके सिलेबस में नहीं है। 21st हम करेंगे। ये तुम्हारा जो है ना
जो तुम कह रही हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला क्वेश्चन, ये वही है। ठीक है, ये रिवीजन हो जाएगी अब। सभी क्वेश्चंस रिपीट होकर नहीं आ रहे हैं, कुछ नहीं करना। रोज के रोज 5 क्वेश्चंस ना, 5 मैं कह रही हूँ 2 कर लो अगर आपको 5 ज्यादा लगते हैं। आपके एग्जाम्पलर, आपके एनसीईआरटी के 3-3 क्वेश्चंस रोज चाहे देख देख कर लिख लो। देखकर लिखने का मतलब ये नहीं कि दिमाग कहीं और घूम रहा हम लिख रहे हैं, राइट। लिख रहे हो, समझ कर लिख रहे हो, राइट एटलीस्ट 3 टाइम्स। चौथी बार सच में कह रही हूँ, 4th टाइम खुद से याद होगा। समझकर 3 बार स्टेप बाय स्टेप लिखो, जो आपको क्लास में प्रूफ लिखवाया हुआ है। दिस इज द बेसिक ट्रिक किसी ज्योमेट्री के क्वेश्चन को याद करना है तो। ज्योमेट्री लिखकर ही याद होती है, वैसे तो पूरी मैथ से लिखकर याद होती है, पर ज्योमेट्री लिखने का वे तभी आएगा जब उसको 3 बार लिखोगे। तो एवरी क्वेश्चन 3 टाइम्स आपका लिखा होना चाहिए। अभी प्रैक्टिस के लिए टाइम हमारे पास बहुत है। ज्योमेट्री को हमें अगर मास्टर करना है तो ऐसे ही करोगे। समझ में आ गया बात है? राइट इट, जितना लिख सकते हैं हम उतना लिखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी भी देखो, ये तीसरी बार हम लिख रहे हैं, ये हम दूसरी या तीसरी बार, ये दूसरी बार हम कर रहे हैं आपकी ये वाली। सारे क्वेश्चंस वही सेम टू सेम घूम कर आ रहे हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ाई की है ना हमने टेस्ट के लिए, तो समझ में आएगा कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन किया हुआ है हमने पहले से। रिपीट रिपीट मोड में वही सब चल रहे हैं। कंस्ट्रक्शन कभी समझ नहीं आती है, वो तो बहुत एडवांस स्टेज होती है कि समझ में आए कि अच्छा। और सीरियसली अगर कोई टीचर ने निकाला भी है तो वो पहले तुक्के ही मारे होंगे उसने कि अच्छा इसको ऐसे एक्सटेंड करते हैं। सीरियसली दे इफ यू गिव मी अ न्यू क्वेश्चन ना, तो मैं भी कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज लगाऊंगी, कुछ एक पॉसिबिलिटी लग जाएगी। तो वो बहुत एडवांस स्टेज में आता है। जो आपको करवाया होगा उसमें यही सब होगा कि यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, वो प्रैक्टिस के साथ समझ में आ जाता है। और जितने क्वेश्चंस करवाए हैं उतने ही आएंगे, उसमें से कोई बाहर से आने वाला और नहीं है। ठीक है। 2 लाइन्स L and M intersect at point O। ड्रॉ करो लाइन्स L and M which intersect at point O। अच्छा, कल मोस्ट तो मैं आपको स्टैट्स शुरू करवाई दूंगी। P is a point on line N passing through point O। एक तीसरी लाइन N है, उस पर पॉइंट P है, such that P is equidistant। ये आपका एग्जाम्पल है बुक का, is equidistant। सिर्फ समझ, 2 लाइन्स L and M इंटरसेक्ट, पहले उतना ही कर ले, लाइंस को इंटरसेक्ट करवा दे। ठीक है। देख, मैंने हमेशा ये चीज सीखी है लाइफ में, दैट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड अ क्वेश्चन ना, यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन, रीड वर्ड बाय वर्ड, फिर उसको हिंदी ट्रांसलेट करो। ये जब मैं 10th में थी, 9th में थी, तो माय टीचर, जो मेरे ट्यूशन टीचर थे, उन्होंने एक बात ना, बड़े बिकॉज ही वाज अ वेरी ओल्ड, बहुत पुराने, बहुत बूढ़े थे जब उस टाइम पे थे, मतलब 60 तो मैं जानती हूँ जब वो होंगे। तो उन्होंने ना सिर्फ एक बात कही थी, कहते हमारा मीडियम ऑफ लैंग्वेज ना, जो हमारा नॉर्मल कम्युनिकेशन मीडियम है, दैट इज हिंदी और पंजाबी, एंड वी आर मेड टू लर्न इन इंग्लिश, वी आर टॉट इन इंग्लिश। सो राइट, तो कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आती तो उसको सिर्फ डायरेक्ट ट्रांसलेट करना है। 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस है ना, समझ में आ गया, उनको नाम दे दिया। तो ये चीज ना सच में मुझे बहुत अच्छी लगी थी उनकी बात, कि हाँ ये बहुत एक बेसिक है। एंड अगर आप उनसे बात करोगे ना, वो बहुत रिफाइंड टीचर नहीं थे, वो हमें पंजाबी में पढ़ाते थे सीरियसली, बट उनके जैसा टीचर नहीं हो सकता, बिकॉज ही वॉज अ वेरी, ही न्यू दैट नॉलेज, ही न्यू दैट क्वेश्चंस, उनका बेसिक पता होता था उनको क्वेश्चंस कहाँ से बनकर आए हैं। ठीक है, उनके पास पुरानी बुक्स थी, प्रॉपर पुरानी बुक्स वो पढ़ी हुई थी, और जो हिंदी में लिखी हुई बुक्स होती हैं, पुराने वाले नोट्स होते हैं जो रिफाइंड नहीं होते सीरियसली। तो उन्होंने सारे मुझे, इवन ही हैड दो संस्कृत श्लोक्स आल्सो, जिनको कन्वर्ट करके इंग्लिश में क्वेश्चंस बनाए हुए थे। सीरियसली उन्होंने दिखाए हुए उन्होंने। मैं अच्छी, मतलब पढ़ने में ठीक थी और मैथ्स कर लेती थी, तो ही यूज्ड टू टेल मी एवरीथिंग, मतलब मुझे साइड पे बिठा के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाते थे वो। राइट, तो ऐसा होता है। उन्होंने कहा था कि आपको, पूरी क्लास में अनाउंस किया था कि आपको, आपका मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज हिंदी और पंजाबी। तो जब कुछ चीज नहीं समझ में आती ना, कहते अगर हम बच्चों को पंजाबी में पढ़ाना शुरू कर देना, जो उनका मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, वो अच्छे से समझ पाएंगे। तो कुछ नहीं करना, ट्रांसलेट करना, 2 लाइन्स इंटरसेक्ट। इसका मतलब क्या है, इसको फिगर को, इसको विजुलाइज कर, लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही है। उसके बाद पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट किया, समझ में आ गया। उसके बाद पीज पॉइंट ऑन अ लाइन एन, नहीं समझ में आया। पासिंग थ्रू पॉइंट ओ, अब इसमें क्या समझ आता है कि एक लाइन एन जो ओ से पास कर रही है। ठीक है, ये प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। वर्ड बाय वर्ड पढ़कर उसको ड्रॉ करो, घबराना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है हमें, तो फिर क्लियर हो जाएगा। एक बार में नहीं समझ में आएगा। ठीक है, फिर एन से पी, उस पर एक पॉइंट है, सच दैट पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एल एंड एम।
तो मैंने अब इस पॉइंट को नाम भी दे दिया, इसको एम बोल देती हूँ, इसको एन बोल देती हूँ, ठीक है। प्रूव दैट एन इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय एल एन एम। एन क्या थी? एक लाइन, मतलब ये जो लाइन एन है ये बाइसेक्टर है किसका? एंगल फॉर्म्ड बाय एल एन एम। तो एल एन एम से एक एंगल फॉर्म हो रहा है, प्रूव करना है कि एन बाइसेक्ट्स एंगल एम ओ। हम वो 90 डिग्री कैसे बनता है? इक्वल डिस्टेंस जब कहा है ना, जब इक्वल डिस्टेंस निकालते हो, देख डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो सबका डिस्टेंस सेम निकले, है ना। और खांसी हो रही तो खुद मुझे कहता बुखार लग रहा है, नहीं ऐसे मत कर। ठीक है, तो यहां से ये आ गया। मैं क्या बोल रही थी, हाँ, जब उसने लिखा है ना इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम एल एन एम, सबका डिस्टेंस सेम निकले। देखो तुम पी से एल तक जाना चाहते हो, ठीक है, यू कैन गो हेयर ऑल्सो। तुम यहाँ पर ऐसे भी जा सकते हो, तुम ऐसे भी जा सकते हो। अब मैं किसी को भी बोलूं पी से एल पर जाना है, लाइन पॉइंट पी से लाइन एल पर जाना है, तो वो किसी भी तरह से जा सकते, स्लांट जैसे मर्जी है, वो स्ट्रेट भी जा सकते हैं कि मैं तो एल पे पहुंच गया। लेकिन सबके लिए अगर मुझे सेम निकालना है कि जो मैंने एक फिक्स कर दी कि मैं बता चुकी हूँ कि ऐसे ही जाना है, तो वो क्या होता है, एक ना चीज डिफाइंड होती है, दैट परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सड़क क्रॉस करते हो तो हमारा एम होता है सीधा भागे, वी डोंट गो स्लांटिंग, बिकॉज परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो जब इक्विडिस्टेंट कहा जाता है ना, इसका मतलब उसने परपेंडिकुलर ही लिया। एक पॉइंट से एक लाइन पर जा रहे हो तो आपने परपेंडिकुलर ही जाना है, तो वो फिक्स है लाइन, ठीक है। एक पॉइंट से एक लाइन पर जा रहे हो, दैट मीन्स यू आर गोइंग ऑन अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओनली। क्लियर हो गया? P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एल एन एम, एक पॉइंट से एक लाइन पर जाना है, कैसे जाओगे? यहां पर मैंने ये नहीं कहा है कि ये पॉइंट जो है इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स, मैंने कहा है ये पॉइंट है इस लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो कैसे करेंगे? यहां से परपेंडिकुलर जाए। समझ में आ गई बात? ये एक पॉइंट से अगर लाइन पे जाना है तो क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहां पर आपको टू प्रूव एन बाइसेक्ट्स एंगल एम ओ एन, या फिर मैंने कहा एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, गिवन आपको है पी एन और पी एम इक्वल है। अब बताओ इसे कैसे प्रूव करोगे? गिवन है पी एम इज इक्वल टू पी एन, पी एम इज परपेंडिकुलर टू एल, पी एन इज परपेंडिकुलर टू एम, टू प्रूव एंगल वन इक्वल टू एंगल टू। अब ये प्रूव कर सकते हैं हम कि नहीं? एग्जाम्पल है बुक का ये। दो ट्राइंगल्स फॉर्म होते हैं, ट्राइंगल पीओएम। सहज, टेस्ट तो मैंने कल कहा था ना नहीं होगा। अच्छा, सॉरी सॉरी, मैं तो भूल ही गई। हाँ कोई ठीक है। बात नहीं, 5:15 पे आना बेटा, ठीक है। फिर कल होएगा? हाँ कल टेस्ट ले लूंगी। ओके ओके। पीएम इज इक्वल टू पी एन, ओपी इज इक्वल टू ओपी कॉमन, और ये गिवन है। और एंगल पी एम ओ इज इक्वल टू एंगल पी एन ओ, ईच 90 डिग्री। Therefore, triangle POM is congruent to triangle PON। RHS रूल लिख दिया, और एंगल वन इक्वल टू एंगल टू CPCT। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ये? हसरत क्लियर है ना ये प्रूफ? यस मैम। अब आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 16 ने दिया, इसकी फिगर खुद ड्रॉ करना, एक बार खुद ड्रॉ करो, ठीक है। क्लियर कर दो, सबने लिख लिया हुआ है? 15th क्वेश्चन की रहता है, लिख लिया सबने? समझ में आ गया ना? एंगल वन एंगल टू सबने मार्क किया अपनी फिगर में? ये हाँ, ये हम्म।
मार्क करने जरूरी है। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स एम एन एन ऑफ पैरेलल साइड्स ए बी एंड डी सी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रेपेजियम एबीसीडी। नहीं समझ में आया? इसमें पहले सबसे पहले फिगर क्या ड्रॉ करोगे? हाँ, और उसके बाद मुझे समझ में क्या आया? ट्रेपेजियम बनाना है। ट्रेपेजियम में कौन सी साइड्स पैरेलल है? ए बी एंड डी सी। ठीक है, तो ट्रेपेजियम ड्रॉ करो। अगर हम कोई भी फिगर में वाला तो एनर्जी ना पड़े तो तो फिर गलत है, बिल्कुल गलत है। मुझे क्या पता वन पे क्या कहा। ठीक है, सो ए बी एंड डी सी आर द पैरेलल साइड्स। हाँ जी अम्मा, आ गया। ठीक है, तो अब उसने कहा है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ पैरेलल साइड्स। तो इसका एम मिड पॉइंट और यहां पर एन आर परपेंडिकुलर टू बोथ साइड्स ए बी एंड डी सी। तो ऐसे ज्वाइन किया तो कहते हैं यहां भी परपेंडिकुलर है और यहां भी परपेंडिकुलर, यही कहा ना। प्रूव दैट ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये टू प्रूव है। मैम ये इसमें क्या होगा? गिवन सूत्र यही तो नहीं है। हाँ, ट्रेपेजियम दिया हुआ है हमें, which is A B C D. M is mid point of AB. N is mid point of DC. बस टू प्रूव। हाँ, और हमें दिया हुआ है एम एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड एम एन इज परपेंडिकुलर टू सी डी। देखो मुझे पता है अब इसमें कंस्ट्रक्शन क्या है। देख मुझे सच में बताऊं, मुझे नहीं समझ में आ रहा प्रूफ इसका कैसे होगा, बट मैं अब तुक्का मारूंगी। अगर मैं कुछ सोचूंगी तो क्या सोचूंगी कि ट्राइंगल्स हैं, मुझे कहीं ना कहीं से ट्राइंगल्स की कोई प्रॉपर्टी यूज करनी है ना, कॉन्ग्रुएंसी यूज करनी है। तो यहाँ पे कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा है। ठीक है, तो जो मैं ट्राइंगल लूंगी, मैं इसको ज्वाइन कर दूंगी और इसको ज्वाइन करने का फायदा क्या है? मेरे पास एम मिड पॉइंट दिया हुआ है। दिस इज समथिंग which is reasoning in at the back of my mind. This is the first time I'm doing this question, seriously. मैंने इतनी डिटेल में कभी एग्जाम्पलर नहीं करवाई, वो सिर्फ इसलिए कवर करवा रही हूँ कि क्वेश्चन कोई ना कोई पेपर में आ जाता है। इसमें एडी ऑफ इसके आएगा इन ट्रायंगल। पहले इसमें आ जाएगा, ठीक है। फिर मेरे पास आ जाएगा ए एन इज इक्वल टू बी एन, सीपीसीटी हो गया। 1990 से मैंने ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, ऐसे ऐसे हो जाएंगे ना। ठीक है, फिर ए एन इक्वल टू बी एन आ गया। अब उसी इस चीज में ले लेंगे, इन दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ठीक है, एडीएन और बीसीएन को, दो चीजें तो मेरे पास है ही है, ये दो साइड्स इक्वल है और इसको लिया है हमने। हाँ, उसमें केस है। ये एंगल इसके इक्वल है, सबसे इजी जो बता पाती हूँ। ये एंगल इसके इक्वल है, लाइंस आर पैरेलल, ये आपस में इक्वल होंगे, तो 2 और 4 भी इक्वल हो गए। अब ये मेरे दिमाग में कहाँ से आया? मुझे पता है कि दो साइड्स ले ली तो ऐसे एस आर एच एस तो मैं यूज नहीं कर सकती। ठीक है, तो दो साइड्स तो मेरे पास ए एन और डी एन बन रही है, ये इंक्लूडेड एंगल लेना है, इसको कैसे लेकर आऊं? सो देन आई थिंक ऑफ पैरेलल लाइंस के रूल यूज होंगे, तो यहां से ये, और इनको मैंने ऐसे सीपीसीटी से प्रूव करना है। एक बार लिखो इस क्वेश्चन को, मैं करता हूँ। हाँ, हम इसमें जब हमने पहले के दो ट्रायंगल दिए उसमें हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि वहां से एंगल ए एन एम इक्वल टू एंगल बी एन एम। वो कैसे प्रूव करोगे? हम सीपीसीटी हाँ, वो भी कर सकते हो, फिर 90 से माइनस कर फिर सकते हो। 90 हाँ बिल्कुल, वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल। मुझे लगा फर्स्ट प्रूफ में यूज कर रहे हो, सेकंड में कोई तो हो सकता है। चलो पहले फर्स्ट प्रूफ ही लिखो। टू प्रूव ट्रायंगल एएमएन एंड बीएमएन कॉन्ग्रुएंट, एएमएन बीएमएन इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो।
लिखा फर्स्ट स्टेप हमारा प्रूव हुआ है। सेकंड वाला भी करवाती हूँ। हाँ ठीक है, अब आ जाओ, हम आते हैं फर्स्ट स्टेप में लिखवाती हूँ इसमें। अगर हमने लिख लिया तो अच्छी बात है। पहले तो मैंने इसमें डायरेक्टली लिख देती हूँ, कंस्ट्रक्शन लिख दी ना हमने, जॉइन ए एन एंड बी एन। ठीक है, इन ट्रायंगल ए एम एन एंड ट्रायंगल बी एम एन, ए एम is equal to bn, this is given to us, mn is equal to mn common, AMN is equal to angle BMN 90 each। तो ट्रायंगल AMN कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BN से SS, और इससे मैंने ले लिया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 CPCT, AN इज इक्वल टू BN, ये भी हमारे पास आ गया CPCT। ठीक है, जो गिवन टू प्रूव है मैं सारा इरेज कर रही हूँ, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद क्योंकि देखो मुझे AD और BC में चाहिए, तो मैं वो ट्रायंगल लेती हूँ जो AD और BC के हैं। ठीक है, ट्रायंगल ADN एंड ट्रायंगल BCN। तो मुझे पता है AN इज इक्वल टू BN, दिस इज प्रूव्ड अबव, DN इज इक्वल टू CN, दिस इज गिवन। तीसरी चीज जो लेनी है, ठीक है, तो मैं करती हूं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये लिखना है प्रॉपर कौन सी लाइंस पैरेलल है। ऐसे ही एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्सो वी नो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो यहां पर ले लोगे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, तो ट्रायंगल ADN इज कॉन्ग्रुएंट टू BCN, कौन से रूल के साथ, SAS, और AD इज इक्वल टू BC, CPCT। क्लियर है? हाँ, जैसे कि उसने भी कहा, ये भी हो सकता है कि ये हमने ले लिया, इसको मैंने कहा इफ आई से दिस इज एंगल 5 और ये एंगल 6 है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 6। एंगल 5 और एंगल 6 आपस में इक्वल है, ये आपने कैंसिल कर दिया, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल आ गया। ठीक है, समझ में आ गया ना ये, राइट? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर। का हो गया, लिख ले, ये समझ में आ गया ना? प्लीज मेक श्योर, मैं आपको होमवर्क वैसे नहीं दे पा रही हूँ जितना मतलब इस टाइम पे होगा कि आपको मैं क्वेश्चन, या तो मैं आपको रोज दे दूं कि रोज के 3 क्वेश्चंस लिख कर लाओ, मुझे दिखा दो, चैप्टर 7 अगर करना है तो। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट 3 क्वेश्चंस लिख कर लाओ। समझ में आ गया इतना? स्कूल से क्या, स्कूल में क्या चल रहा है? हमारा तो ट्रायंगल। हाँ, तो फिर ट्राइंगल्स के 3 क्वेश्चंस लिख लो। ठीक है ना, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस ट्राइंगल्स के लिख के लाओ। वो तुम साथ साथ रिवाइज कर लोगे स्कूल में, ट्राइंगल्स के 3 क्वेश्चंस लिख कर आने। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट 3 क्वेश्चंस लिख कर लाओगे आराम से। ठीक है, क्लास में मैं चेक करूंगी यहाँ पर। क्लियर हो गया? ठीक है ना, तो ये होमवर्क है। अगले हफ्ते पूरा हफ्ते मैंने आपको ट्राइंगल्स का ही होमवर्क देना है। स्टैट्स सच में कह रही हूँ कुछ नहीं ज्यादा जरूरत है, स्टैट्स पेपर से पहले 2 दिन पहले भी रिवाइज करवाती हूँ मैं। ठीक है, जैसे कल एग्जाम है ना, तो आप मुझे कहोगे जैसे 2 दिन की छुट्टी है, तो एक दिन मैं आपको स्टैट्स पूरी रिवाइज करवा देती हूँ, आधे घंटे में आराम से रिवाइज हो जाती है। ठीक हो गया इतना? क्वेश्चन नंबर 17, तो स्टैट्स जब स्टार्ट होगा उसमें इतना काम नहीं होगा करने वाला, आप लोगों ने यही करना है, अपने बुक उठाओ एक्सरसाइज 7.1, उसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आपको करके आने हैं। मैं आपको एग्जांपल्स भी सारे करवा दूंगी, इस तरह से सारी रिवीजन हो जाएगी, एग्जांपल्स भी हो जाएंगे और बाकी सब क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। किसकी? बुक ही कर लो, काफी है। लाइंस एंड एंगल्स की भी मैंने आपको एक्स्ट्रा वो भेजी है, अगर उसके बाद आपको पता क्या है, आपको सिर्फ अपनी बुक रिवाइज करनी है। उसकी मैंने वो भेजी है, जो क्या मास्टरमाइंड, वो करवा देती हूँ। 2-3 थ्योरम से करवा दूंगी। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल ANC, ये क्वाड्रिलेटरल्स में फिर से आएगा।
तभी नहीं शायद ये क्वेश्चन इतने हाईलाइट होते हैं, बिकॉज क्वाड्रिलेटरल्स में दोबारा से कर लेते हैं ये, तभी क्यों करते हैं? क्योंकि अगर तुम्हें आ गया तो कर लो, करने में कोई हार्म भी नहीं है। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, मैंने इसको क्यों बनाया एज अ ट्रेपेजियम क्यों बनाया? डायगोनल AC बाइसेक्ट्स, वो यूज करना। ये पैरेललोग्राम तो कोई भी फिगर हो सकती है, तो जरूरी नहीं होता, जैसे मैंने अगर ऐसे ड्रॉ किया इसको, हमें ऐसे से हो गया बात। ठीक है। सो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल such that diagonal AC bisects angle A and C। वैसे ही प्रूव हो जाएगा। ये तो बहुत इजी है प्रूव करना, बोलो भाई। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, दिस इज गिवन। हाँ, हो गया ना डायरेक्टली प्रूव। दो ट्राइंगल्स लिए हमने, ADC ABD। हाँ, क्या लिख लो, जब जो प्रूव हो जाए तो वैसे ही लिखना बनता है कि फटाफट से तो हो गया। हाँ, AC इज इक्वल टू AC। वो ट्रेपीजियम वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये वाला, तो ये तो वैसे ही आपका रेपिटेटिव में, दिस इज गिवन, दिस इज ऑल्सो गिवन, दिस इज कॉमन, therefore triangle ADC is congruent to triangle ABC ASA, AD equals to AB and CD equals to CB CPC। फिगर से पहले क्वेश्चन लगता है पता नहीं क्या है, उसके बाद क्वेश्चन 18 से पहले ना क्वेश्चन नंबर 21 करो। हम 21। ABCD is a quadrilateral such that AB equals to AD and CB is equal to CD, ये दिया हुआ है। Prove that AC is the perpendicular bisector of BD। तो मुझे BD भी यहाँ पे ड्रॉ करना है। ये बहुत आसानी से कर सकते हो, जो तुम कह रही थी ना क्वेश्चन, ये वही है। तो पहले हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे? मैंने ये इंटरसेक्शन पॉइंट M ले लिया। पहले देखो ना, मुझे दिया हुआ है AD इक्वल्स टू AB, CD इज इक्वल टू CB। तो पहले कौन से दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे? ADB को कैसे प्रूव कर सकते हो कॉन्ग्रुएंट? ADB और हाँ, तो ट्रायंगल लो ADC एंड ट्रायंगल लो ABC, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। ये तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। हम फिगर में वो कट लेंगे। कहाँ? हम ऐसे फिगर बनाएंगे। AB और AD इक्वल है, BC और CD इक्वल। तुमने नाम नहीं ठीक से दिया होगा, साइकिल साइकिल में नहीं दिया होगा, ABCD नहीं दिया होगा नाम। हाँ, ये SSS से होगा, आपने साइकिल में नहीं नाम दिया होगा। फिर ABCD, तुमने ABCD गलत लिखा होगा। दिखा कैसे बनाइए? मैम आपसे काट ही दिया वो नंबर के, मैंने वो ऐसे ट्राई कर लिया कि ऐसे ए बी, फिर उसके बाद वापस से
मैम हम ये प्रूफ हो गया उसके बाद फिर करेंगे। उसके बाद जो सीपीसीटी ले सकते हो इसमें वो हम लेंगे। एक तो होगा डीएम इज इक्वल टू बीएम, और एंगल डीएएम इज इक्वल टू एंगल बीएएम। लिखो। हो गया बच्चे इतना? इसमें पहले तो हमने लिखा है, आपने प्रूफ किया ट्रायंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी, और इसमें मैंने लिया एस 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 टू। ठीक है, फिर मैं ये वाला एंगल और ये एंगल वन इक्वल टू एंगल टू और डीएम इज इक्वल टू एम बी ले लूंगी और सीपीसीटी हो जाएगा। फिर तो जो छोटे ट्रायंगल साथ साथ बनते हैं ना, आपने हमेशा उन्हें प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट, ए एम डी एंड ट्रायंगल बी एम डी, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो सकते हैं। AM इक्वल टू AM कॉमन, DM इज इक्वल टू BM अभी प्रूफ किया है। एंगल वन, नहीं DM इक्वल टू BM नहीं, एंगल वन इक्वल ये मैंने क्या कर दिया, ये नहीं लिखना, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू लिखना है, और AD इक्वल्स टू वो लिखना है। ये तो हम उसका सीपीसीटी लेंगे। ट्रायंगल ए एंड बी बी एम ए मैम AMD और BMD नहीं, AMD और BMA, बी एम बी तो स्ट्रेट लाइन होगी ना। BMA, मैं समझा भी वही था, मैंने देखा है। AM equals to AM, then we have AD is equal to AB, which is given to us, and then we have angle 1 equal to angle 2। तो अब S से S के साथ हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, ये हमारा सीपीसीटी था। अब उसके बाद हमें क्या करना है, दैट DM is equal to BM and also angle AMD is equal to angle BMA। मैं AMD लिख रही हूँ ना, दैट्स वाई वो कंफ्यूजन आ रही है, मैंने ऐसे 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ नहीं लिखा ना, ये AMB होगा, यहाँ पर ये AMB होगा।
और यहाँ पर भी ये AM भी होगा, तभी 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, तभी मैंने वो अलग लिख दिया था AMB। ठीक है, तो AM इज इक्वल टू AM कॉमन, और फिर मेरे पास आ जाएगा AD इज इक्वल टू AB विच इज गिवन टू अस, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूव्ड अबव। ऐसे ऐसे हमने ट्राइंगल्स ये दो कॉन्ग्रुएंट कर दिए, जिससे हमारे पास रूल आता है कि ये दो साइड वाले एंगल्स आपस में इक्वल है, और जो ये DM है वो BM के इक्वल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप सर्कल्स में भी फर्दर यूज करने वाले हो। ठीक है, तो यही है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करने वाला क्वेश्चन। ट्रायंगल AMD और AMB, आपने पहले दो बड़े वाले ट्रायंगल्स लेने हैं ADC और ABC, उनके बाद ना आपने ये दो एंगल्स ले लेने हैं जो AC ने थर्ड साइड कॉमन साइड ने डिवाइड किया है, वो इक्वल आ गए। उसके बाद साइड बाय साइड दो एंगल्स लेने हैं, दो ट्रायंगल्स लेने हैं, जिसमें एंगल 1 एंगल 2 जो अभी आपने प्रूव किया था CPCT से वो आ जाए। समझ में आ गया? तो एंगल AMD इज इक्वल टू एंगल AMB। अच्छा, एंगल AMD और एंगल AMB आपस में क्या फॉर्म करते हैं? ये दो एंगल्स लीनियर पेयर, तो 180 हो गया, दोनों इक्वल भी हो गए, तो एंगल AMD किसके इक्वल हो गया? 90 डिग्री। Therefore, AC is perpendicular to BD and AC bisects BD। AC BD को परपेंडिकुलर भी है पॉइंट M पर, और AC बाइसेक्ट भी करती है पॉइंट M पर। ये सभी क्वेश्चंस दोबारा से रिवाइज कर लेना। अभी सिर्फ आपके इसमें ना 2-3 क्वेश्चंस रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 रह गया एक तो करवाने वाला, है ना, स्क्वायर वाला जो था, नहीं, हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 रहता है, O इज द पॉइंट इन द इंटीरियर। और कौन सा रहता है? एक इसका जो मिरर इमेज वाला क्वेश्चन है, मिरर बना हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 7.4, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7, और मैंने कौन सा नहीं करवाया, क्वेश्चन नंबर 18, है ना। ये 3 क्वेश्चंस रहते हैं, 7, देन सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, 7 एंड 18। ठीक हो गया? तो ये कल और कल स्टार्ट हो जाएगा। कल आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 7.1, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस करके आने हैं, लिख कर आने हैं सबने। देखकर लिखो, देखकर लिख रहे हो तो 2 बार लिख लेना, ठीक है। और अगर नॉर्मली लिख रहे हो बिना देखे तो 1 टाइम इज इनफ। और ये